गुड मॉर्निंग बेटा। यस्टरडे लेक्चर में मैंने बात किया था हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेटेड रेडियाई, आयनिक मोबिलिटी एंड कंडक्टेंस। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, इसमें कोई डाउट तो नहीं आया। यहाँ पर आज हम बेसिकली जो बात करेंगे वो बेसिकली होगा न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग इफेक्ट और डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियाई। इनकी आज हम बात करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखो, जैसे यदि हम बात करना चाहें यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज, आप लोग हेडिंग लिख दो यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज आप हेडिंग लिखो, ध्यान से देखो। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या है, ये न्यूक्लियस बना दिया यहाँ पर, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, यहाँ पर ये थर्ड ऑर्बिट, ये मैंने कहा फोर्थ ऑर्बिट। ध्यान से देखो, ये हम बेसिकली न्यूक्लियस, ये पहला सेल ऑर्बिट एक ही बात है, ये पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, ये चौथा सेल, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो आप यहाँ पर, अब मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर ये मान के चलो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इस टाइप से मैंने इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। अब न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो हम क्या लिख देते हैं, न्यूक्लियर चार्ज क्या है, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये जो न्यूक्लियस है और सभी इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन है, इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मींस इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, और वी कैन से द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब ध्यान से देखो, यदि न्यूक्लियर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज यदि ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, सब पास में आ जाएगा यहाँ पर, है ना। न्यूक्लियर चार्ज यदि ज्यादा तो ये क्या होगा, पास में आ जाएंगे यहाँ पर। हायर द न्यूक्लियर चार्ज लेसर विल बी साइज, हायर द न्यूक्लियर चार्ज लेसर विल बी एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, वैन वाल रेडियाई और एनी टाइप ऑफ रेडियाई। न्यूक्लियर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। यदि हम यहाँ पे लिखना चाहते तो मैंने क्या लिख दिया, न्यूक्लियर चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, मतलब ऑल टाइप ऑफ रेडियस मीन साइज। न्यूक्लियर चार्ज कोई पूछे, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन, यदि ये ज्यादा होगा तो पास में आ जाएंगे, तो साइज क्या होगा, कम हो जाएगा यहाँ पर। मींस न्यूक्लियर चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। अब ध्यान से देखो, न्यूक्लियर चार्ज यदि हम कहना चाहें लेफ्ट टू राइट, यदि हम देखें, यदि हम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाएं, लेफ्ट टू राइट मींस अलोंग द ग्रुप्स यदि हम जाएं, क्लियर, मींस लेफ्ट टू राइट का मतलब अलोंग द पीरियड्स यदि हम जाएं, लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टली मींस अलोंग पीरियड यदि हम जाएं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। मींस यदि हम कहना चाहें लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में, यदि हम यहां से इस टाइप से जाएं, यहां पर लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्जेस इंक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। जबकि हम टॉप टू बॉटम जाएं, ऊपर से नीचे यदि हम जाएं, मींस टॉप टू बॉटम यदि हम जाएं यहां पर, तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। क्लियर, ऑलमोस्ट कांस्टेंट यहां पर, उसमें कोई ज्यादा खास चेंजेस नहीं आ पाते यहां पर। मींस न्यूक्लियर चार्ज टॉप टू बॉटम यदि हम जाएं तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट, इंक्रीजमेंट देखने को नहीं मिलता यहां पर। क्लियर। क्यों इंक्रीजमेंट देखने को नहीं मिलता यहां पर, क्योंकि एक न्यू सेल्स ऐड होता जाता है। जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, जैसे देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने कहा, यहाँ पर जैसे मैं लिख दिया लिथियम, यहाँ पर मैंने कहा सोडियम, तो मैंने इसे क्या लिखा 2,1, इसे मैंने क्या लिखा 2,8,8 1 11 हो गए। इसमें 2 सेल्स थे, इसमें देखो 3 सेल्स हो गए यहाँ पर। मींस नेक्स्ट मेंबर पर हम जाएंगे, नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे यदि हम टॉप टू बॉटम, तो न्यू सेल्स ऐड हो जाता है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है ये अट्रैक्शन जो है वो कम पड़ जाता है यहाँ पर।
क्लियर, ये अट्रैक्शन कम पड़ जाता है, न्यू सेल्स ऐड होते हैं तो अट्रैक्शन कम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या, न्यूक्लियर चार्ज टॉप टू बॉटम कम होना चाहिए था। क्लियर, बट हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स भी तो बढ़ जाते हैं यहां पर। क्लियर, तो उनका जो मैग्नीट्यूड है और ये न्यू सेल्स का एडिशन, ये एक दूसरे को काउंटर एक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपोज करते हैं और नलीफाई कर देते हैं। इसीलिए न्यूक्लियर चार्ज की यदि हम बात करें तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है टॉप टू बॉटम। क्लियर, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हम यहाँ पे लिख देते हैं। यदि हम टॉप टू बॉटम जाएं तो न्यूक्लियर चार्जेस ऑलमोस्ट कांस्टेंट है यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं, ये बात आप समझ में आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर, अब एक और पॉइंट आप यहाँ पे देखो, दैट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। एक और पॉइंट यदि हम कहना चाहें पैरेलली चलता है यहाँ पर, दैट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट की यदि हम बात करें यहाँ पर, पैरेलली हम यहाँ पे बात करने लगते हैं न्यूक्लियर चार्ज स्क्रीनिंग इफेक्ट। ध्यान से देखना यहाँ पर, स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है। देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स इन पे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होगा, नेगेटिव के बीच में रिपल्सन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव यहाँ पर तो अट्रैक्ट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। ये न्यूक्लियर चार्ज हम इसी को बोल रहे हैं यहाँ पर। अब देखो, इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन होगा, इनके बीच में भी रिपल्सन होगा यहाँ पर। तो ये बेसिकली रिपेल कर रहा है यहाँ पर, न्यूक्लियस इनको पास में बुला रहा है यहाँ पर। देखो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली क्या दूर जाना चाह रहे हैं यहाँ पर, और ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस इनको पास में लाना चाह रहा है। तो अपोजिशन होने लगा ना यहाँ पर। क्लियर, यहाँ पे देखो अपोजिशन क्रिएट हो गया यहाँ पर। देखो ये बेसिकली नेगेटिव दूर जाना चाह रहे हैं यहाँ पर, और न्यूक्लियस सबको पास में लाना चाह रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ अपोजिशन क्रिएट हो जाता है। न्यूक्लियर चार्ज सिंपली यहाँ पर होना चाहिए था, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मींस दो टाइप के चार्ज हो गए, पॉजिटिव टाइप के, नेगेटिव टाइप के, अट्रैक्शन है। क्लियर, तो जो मैग्नीट्यूड आना चाहिए न्यूक्लियर चार्ज का वो नहीं मिलता मुझे यहाँ पर। न्यूक्लियर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड आना चाहिए था इस टाइप से वो नहीं आता। क्यों? क्योंकि बीच में अपोजिशन क्रिएट हो गया यहाँ पर। क्लियर, दिस अपोजिशन इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्लियर, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट यदि ज्यादा मींस अपोजिशन caused by innermost electron. Screening effect means opposition created by innermost electron. Higher the screening effect, lesser will be nuclear charge, and higher will be size, higher will be radius. Point आप समझो ध्यान से यहाँ पर। ये इलेक्ट्रॉन के बीच में भी रिपल्सन हुआ यहाँ पर, इनमें रिपल्सन होगा यहाँ पर। तो ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस पर जाएंगे यहाँ पर। क्लियर, तो इनके बीच में जब ज्यादा रिपल्सन हो जाएगा, डिस्टेंस पर जाएंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा, तो न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, तो साइज में क्या होगा, बढ़ जाएगा यहाँ पर। क्लियर, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कोई पूछे यहाँ पर तो हम क्या बता देते हैं यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट, इट इज अ अपोजिशन क्रिएटेड बाय इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, इट इज अ अपोजिशन क्रिएटेड बाय इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। क्लियर, तो हमें आगे चल के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना होगा। आगे चल के हम बात करेंगे यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कैलकुलेशन भी। हम अभी जब रेगुलर चैप्टर पढ़ रहे होंगे पीरियोडिक टेबल, तब उसमें एक स्लेटर का नियम है। विद द हेल्प ऑफ स्लेटर रूल वी कैन कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना न्यूक्लियर चार्ज हम सोच रहे हैं उतना न्यूक्लियर चार्ज नहीं आता, उसमें से कुछ वैल्यू माइनस हो जाती है, मींस इसी अपोजिशन को मुझे माइनस करना होता है, तब हम कहीं जाके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालते हैं। तो इफेक्टिव टर्म क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा। जितना हम सोच रहे थे उतना वैल्यू नहीं आता, उसमें से कुछ वैल्यू माइनस करना होती है, इसीलिए हम नाम दे देते हैं यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कोई दिक्कत तो नहीं।
तो कोई आपसे फिलहाल पूछे न्यूक्लियर चार्ज क्या, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो न्यूक्लियर चार्ज यदि ज्यादा होगा तो साइज कम होगा यहां पर, ठीक है ना। न्यूक्लियर चार्ज यदि हम लेफ्ट टू राइट देखें तो क्या होगा यहां पर, न्यूक्लियर चार्ज रेगुलरली बढ़ता जाता है। लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज रेगुलरली बढ़ता है, इसीलिए हम कहते हैं लेफ्ट टू राइट साइज कम होता जाता है। टॉप टू बॉटम न्यूक्लियर चार्ज ऑलमोस्ट नलीफाई होता जाता है, क्योंकि टॉप टू बॉटम स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट यदि हम कहना चाहें, स्क्रीनिंग इफेक्ट यदि हम लिखना चाहें, तो यदि हम लेफ्ट टू राइट बात करें यहां पर, लेफ्ट टू राइट, तो हम कह सकते हैं यहां पर स्क्रीनिंग इफेक्ट, या हम इसको नाम एक शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा यहां पर, ये बेसिकली डिक्रीज होता जाता है। बट टॉप टू बॉटम यदि हम जाएं यहां पर, टॉप टू बॉटम में स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज करता जाता है। यहां पर स्क्रीनिंग इफेक्ट यदि ज्यादा होगा तो न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा और साइज बढ़ता जाएगा यहां पर। तो हायर द स्क्रीनिंग इफेक्ट, हायर विल बी एटॉमिक साइज, हायर विल बी रेडियस। स्क्रीनिंग इफेक्ट यदि ज्यादा तो एटॉमिक साइजेस ज्यादा। कोई दिक्कत तो नहीं, ये बात आप समझ पाओगे यहां पर, यहां तक क्लियर हो जाएगा यहां पर। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्ज ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं यहां पर, अपोजिट हो जाते हैं यहां पर, ठीक है ना। यदि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो साइज कम होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कम हो जाता है यहां पर, ठीक है ना। टॉप टू बॉटम स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है यहां पर, क्योंकि न्यू सेल्स ऐड होते जाते हैं यहां पर, ठीक है ना। तो टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता है यहां पर, ठीक है ना। ये दो पॉइंट क्लियर होंगे यहां पर। अब देखो यहां पर हम साइजेस की बात कर लें यहां पर। अब इसी से रिलेटेड यहां पर न्यूक्लियर चार्ज क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे यहां पर, नेक्स्ट आप देखो यहां पर, नेक्स्ट यहां पर हम रेडियस की बात कर लें यहां पर। अब हम एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस की बात कर लें यहां पर, एटॉमिक रेडियाई। नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे यहां पर, एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियस एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, एग्जैक्ट वैल्यू डिटरमाइन करना बहुत डिफिकल्ट है। एटॉमिक रेडियस मींस एटम का जो रेडियस है, इट इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियाई। मींस इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब देखना ध्यान से यहां पर, प्रॉपर आप इमेजिन करना यहां पर। एटॉमिक रेडियस यदि हम कहना चाहें तो मैंने क्या किया, ये इस टाइप से मैंने एक एटम बना दिया, ये सेंटर पे है न्यूक्लियस और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो एटॉमिक रेडियस यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, इट इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियस न्यूक्लियस और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है, इट इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियाई। Atomic radius means it is a distance between nucleus and outermost electron. Clear? अब यहां पर ध्यान से देखो, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिटेक्ट करना, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को लोकेट करना डिफिकल्ट होता है। न्यूक्लियस की पोजीशन को डिटेक्ट करना डिफिकल्ट होता है, इसीलिए एटॉमिक रेडियस एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। एटॉमिक रेडियस इज हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। तो हम यदि कहना चाहें कि एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट क्या होगा, एटॉमिक रेडियस यदि हम लेफ्ट टू राइट देखना चाहें, लेफ्ट टू राइट यदि हम देखें तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा यहां पर, एटॉमिक रेडियस बेसिकली क्या होगा, लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस। यदि हम टॉप टू बॉटम बात करें यहां पर तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, atomic radius increases. Top to bottom atomic radius increases because addition of new cells, because addition of new cells, new cells add होते जाते हैं, इसीलिए atomic radius top to bottom increase करता जाता है यहाँ पर,
कोई दिक्कत तो नहीं, ये बात आपको समझ आ जाएगा यहाँ पर। एटॉमिक रेडियस की वैल्यूज भी हम कभी कभी देते हैं यहाँ पर, तो ये सब बातें एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड हैं और अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेटेड हैं। एग्जैक्ट वैल्यू डिटरमाइन करना बहुत डिफिकल्ट है एटॉमिक रेडियाई की वैल्यू यहाँ पर, ठीक है ना। ये एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं चलता है, बट हम एक अप्रोक्स वैल्यू कैलकुलेट कर भी लेते हैं यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट रेडियाई, ठीक है ना। ये बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, एटॉमिक रेडियस की बात हो गई है, क्लियर। अब एटम यदि आयंस बन जाए, यदि कोई एटम आयंस बन जाए यहाँ पर, यदि कोई एटम आयंस बन जाए, जैसे सोडियम एटम था, ये तो एटम है यहाँ पर, आयंस बनाना हो तो यहाँ पर, अब ये देखो आयंस बन गया और इसको हम क्या बोलने लगेंगे यहाँ पर, कैटाइन, ठीक है ना। पहले मान के चलो क्लोरीन था, Cl था, अब यहाँ पर क्या बन गया, निगेटिव चार्ज आ गया, तो क्या इसको हम बोलेंगे यहाँ पर, एनाइन बोलेंगे यहाँ पर, मींस कैटाइन और एनाइन। यहाँ पर कैटाइन पर पॉजिटिव चार्ज, एनाइन पर नेगेटिव चार्ज, समझना ध्यान से। यहाँ पर कैटाइन पर चार्ज कौन सा हो गया, पॉजिटिव चार्ज, एनाइन पर चार्ज नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो कोई पूछे आयंस की यदि हम बात करें यहाँ पर, आयंस में यदि हम बात करें यहाँ पर, तो आयंस दो टाइप के हैं, कैटाइंस और एनाइंस। तो यहाँ पर दो टर्म और निकल के आ जाते हैं यहाँ पर, दैट इज कैटाइनिक रेडियस और ये आ जाता है एन आयोनिक रेडियस, ठीक है ना। एनाइंस का रेडियस, कैटाइन का रेडियस, क्लियर। कैटाइन का रेडियस क्या हुआ, देखना ध्यान से यहाँ पर। जैसे हम एक एग्जांपल समझो, हम सोडियम को लिख रहे होते हैं यहाँ पर, सोडियम जैसे मैंने कहा तो क्या है, देखो 2,8,1 यहाँ पर, तो हम कैसे लिख रहे होते सोडियम को, यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैंने इस टाइप से पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, यहाँ पर देखो पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने, यहाँ पर पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और लास्ट में ये 1 इलेक्ट्रॉन दिखता मुझे यहाँ पर। तो अब देखो ध्यान से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा यहाँ पर, ये एटॉमिक रेडियस है, ठीक है ना। ये एटॉमिक रेडियस यहाँ पर। अब ध्यान से देखो, यदि मैंने इसको क्या बना दिया, Na पॉजिटिव बना दिया, Na पॉजिटिव बना दिया यहाँ पर, तो क्या होगा, ये सेंटर पे देखो न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट, ये मैंने यहाँ पे दूसरा ऑर्बिट बना दिया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने थे, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो कौन सा वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस, क्योंकि इसमें एक ऑर्बिट ही गायब हो गया, एक ऑर्बिट ही चला गया। तो हम कहना चाहते हैं एटॉमिक रेडियस, एनायनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन तो एक जैसी है। इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। बट ध्यान से देखो, यदि कोई अब आपसे पूछे कि एटॉमिक रेडियस ज्यादा कि कैटायनिक रेडियस ज्यादा, वहां देख के बताओ आप यहाँ पर, एटॉमिक रेडियस ज्यादा कि कैटायनिक रेडियस ज्यादा, ठीक है ना। तो एटॉमिक रेडियस, ये एटॉमिक रेडियस है, ये कैटायन बन गया था तो कैटायनिक रेडियस है। यहाँ पे एक सेल ही गायब हो गया यहाँ पर, क्लियर। तो मैंने कहा यहाँ पर कैटायनिक रेडियस हमेशा ज्यादा, कैटायनिक रेडियस हमेशा कम होगा देन एटॉमिक रेडियस। कोई दिक्कत तो नहीं, बात आप समझ जाओगे यहाँ पर, क्लियर है। अब एक बात ध्यान से देखो, यदि हम कहना चाहें एक इलेक्ट्रॉन से यदि यहाँ पर आता है, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से यहाँ पर, अब हम बात करना चाह रहे हैं यहाँ पर एनायनिक रेडियस की। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर Cl, देखो ध्यान से यहाँ पर Cl को मैंने इस टाइप से न्यूक्लियस, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, और Cl क्या है 2,8,7 है यहाँ पर, ठीक है ना। एक और मैंने यहाँ पे बना दिया, यहाँ पर पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ध्यान से देखना यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने कहा कि ये तो एटॉमिक रेडियस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस है ना। अब ध्यान से देखो, यदि हम Cl नेगेटिव बनाना चाहें
तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होगा 2,8,8 हुआ यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुआ ना यहाँ पर। तो यदि मैंने कहा यहाँ पर ये न्यूक्लियस मैंने बना दिया, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये मैंने यहाँ पर तीसरा ऑर्बिट बना दिया। अब ध्यान से देखना यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर मैंने वैसे ही बना दी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन थे वैसे ही लिख दिए। अब इसमें क्या 7 इलेक्ट्रॉन पहले से थे यहाँ पर। अब जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आना चाहेगा तो देखो ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आना चाह रहा है, यहाँ पर देखना ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आना चाहता है, बट ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसका अपोज करेगा। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आना चाहेगा और ये इलेक्ट्रॉन उसका अपोज करेगा यहाँ पर। तो क्या होगा, ये बेसिकली अंदर आना चाहेगा, ये उसको बाहर भेजना चाहेगा। तो डिस्टेंस कहीं जो है, ये रेडियस बेसिकली क्या होता है, ये स्मॉल इंक्रीजमेंट यहाँ पर हो जाता है, रेडियस में स्मॉल इंक्रीजमेंट हो गया यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन आने के चलते यहाँ पर ये जो स्मॉल इंक्रीजमेंट हुआ, यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस जो हो गया, इट इज कॉल्ड एज एनायनिक रेडियस। देखना ध्यान से, यहाँ पर एनायनिक रेडियस यहां से यहां तक है, और यदि हम यहां पर देखना चाहें एटॉमिक रेडियस यहां से यहां तक ही था, तो वैल्यू थोड़ा सा बढ़ गया ना यहाँ पर। ये वैल्यू देखो यहाँ पर इतना वैल्यू इंक्रीज हुआ होता दिख रहा मुझे यहाँ पर, ये स्मॉल इंक्रीजमेंट हुआ यहाँ पर, देखो ये क्लियर, ये स्मॉल इंक्रीजमेंट हुआ, मतलब एनायनिक रेडियस एटॉमिक रेडियस से क्या है, ज्यादा है। क्लियर। तो अब यदि हम यहां पर लिखना चाहें तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, देखो कैटायनिक रेडियस इज लेस देन एटॉमिक रेडियस इज लेस देन एटॉमिक रेडियस लेस देन एनायनिक रेडियस। ये पॉइंट आप ध्यान में रखना यहाँ पर, एनायनिक रेडियस यहाँ पर। तो यहां पर अभी मैंने देखा सबसे ज्यादा कौन है, एनायनिक रेडियस ज्यादा है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्लियर। यहां पर कभी कभी वो आपसे वैल्यू भी पूछता है। अब वैल्यू हम कभी याद नहीं करते, किसी के इनके वैल्यू हम थोड़ी याद करेंगे यहाँ पर, क्लियर। ये लॉजिकल क्वेश्चन पूछ लेता है, पूछ लेगा सोडियम पॉजिटिव, क्लियर। अब ऑप्शन ऐसे दे देगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन कैसे दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट रिगार्डिंग द साइजेस ऑफ सोडियम, क्लियर। साइजेस ऑफ सोडियम बात कर लेगा, सोडियम पॉजिटिव, सोडियम एटम। तो अब सोडियम एटम, सोडियम ऐसा मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब कोई पूछे यहाँ पर ऑर्डर कैसा आप लिखना चाहिए, तो ये वैल्यू ज्यादा, ये वैल्यू कम दिखना चाहिए। कोई भी आपने वैल्यू लिखा, जैसे देखो ध्यान से, मान के चलो मैंने लिख दिया 10 एंगस्ट्रॉम यहाँ पर। एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 सेंटीमीटर यहाँ पर, ठीक ना। ये एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻10, ठीक है ना ये। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसका वैल्यू हम क्या लिख दें, 11 लिख दें, क्या 12 लिख दें, यहाँ पर 13 लिख दें, यहाँ पर कुछ भी आप लिखो, बट 10 से कम ही लिखो आप। लॉजिकल क्वेश्चन यहाँ पर, मुझे नहीं पता कि इसका वैल्यू 10 एंगस्ट्रॉम यहाँ पर, ये लॉजिकली वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। उसने यहाँ पे लिख दिया 11 यहाँ पर, फिर यहाँ पे लिख दिया उसने यहाँ पे उसने लिख दिया 7, यहाँ पे लिख दिया 6 एंगस्ट्रॉम यहाँ पर। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। एटॉमिक रेडियस ये है, कैटायनिक रेडियस ये है, और हम पहले पढ़े थे, मैंने अभी यहां पे देखा हुआ है, एटॉमिक रेडियस इज ग्रेटर देन कैटायनिक रेडियस, क्लियर। ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी होगी। तो इस पर सिंपली लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे वैल्यूज याद करने हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये वाला ऑप्शन सही है यहाँ पर, क्लियर। यहाँ पर ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिए हुए हैं, बट हाइपोथेटिकल लॉजिकल क्वेश्चन बना लिया जाता है, ठीक ना। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा, कैटायनिक रेडियस इज लेस देन एटॉमिक रेडियस, और एटॉमिक रेडियस इज लेस देन एनायनिक रेडियस। मींस एनायनिक रेडियस ज्यादा क्यों है, क्योंकि जब बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आता है और यहां पर पहले से आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसका अपोजिशन करते हैं, यहाँ पर वो उसका अपोजिशन करते हैं यहाँ पर, क्लियर।
तो जिसके चलते क्या होता है, साइज स्मॉल इंक्रीज हो जाता है, साइज क्या होता है, स्मॉल इंक्रीज हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। ये तो कोई दिक्कत तो नहीं, ये आपको डिफरेंट रेडियस की अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये अब यहाँ पर आपसे कॉमन क्वेश्चन और पूछा जाता है, रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है ना। तो अभी तक मैंने क्या किया, हेडिंग लिखा था एटॉमिक रेडियस, इसको मैंने पढ़ लिया, डिफाइन कर दिया था। फिर मैंने कहा कैटायनिक रेडियस, कैटायनिक रेडियस की डेफिनेशन वही है जो एटॉमिक रेडियस की है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। एनायनिक रेडियस का भी डेफिनेशन वही है, जब कोई एटम एनायन बन जाता है तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज एनायनिक रेडियस। यहाँ पर जब कोई एटम कैटायन बन जाता है तो उसके न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है इट इज कॉल्ड एज कैटायनिक रेडियस। ये कोई से भी रेडियस हो, लेफ्ट टू राइट कम होंगे, टॉप टू बॉटम बढ़ेंगे, कोई से भी रेडियस हो यहाँ पर, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक और पॉइंट आप लिखो इसी में, यहाँ पर अभी हम आयंस की ही बात कर रहे थे, यहाँ पर आयंस की बात चल रही थी यहाँ पर, तो इसमें ही आप एक पॉइंट अब लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर देना ये। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर देना, रेडियाई ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस मींस, हेडिंग लिख दो आप, रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। इनके अब हम रेडियस की बात करना चाह रहे हैं यहाँ पर, रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, ठीक है ना। तो पहले तो हम यही समझ लें आइसो इलेक्ट्रिक आयंस क्या होते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस मींस आयंस हैविंग इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आयंस हैविंग इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज आइसोइलेक्ट्रॉनिक, कॉल्ड एज आइसोइलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना। ध्यान से देखो आप, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ऑक्सीजन मैंने लिखा और फ्लोरीन लिखा, देखना ध्यान से। यहाँ पर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, फ्लोरीन का है यहाँ पे 9। अब कोई आपसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कराए, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कराए, तो ध्यान रहे एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो यदि हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यदि हम इसमें लिखना चाहें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो एटॉमिक नंबर 8 है तो मैंने 8 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है ना। अब कोई पूछे यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोई आपसे पूछे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे निकालें। यदि कोई एटम न्यूट्रल है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, तो मतलब वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल एटम पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हम हमेशा नहीं कह सकते यहाँ पर कि प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हमेशा ट्रू नहीं हो सकता यहाँ पर, क्लियर। यदि एटम न्यूट्रल है, न्यूट्रल एटम यदि है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर, क्लियर। तो ये बात हमेशा वैलिड रहेगी, यदि वो न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए तो वो न्यूट्रल है, क्योंकि उस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, दैट्स व्हाई इट इज न्यूट्रल। तो हम यहाँ पे लिखना चाहें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पर मैंने 8 लिख दिए, ठीक है ना। अब मान के चलो ऑक्सीजन 2 नेगेटिव चार्ज ले आए, एक नेगेटिव मैंने यहाँ पे लिखा, मतलब इस ऑक्सीजन ने कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। पहले कितने थे, 8 थे, एक और ले लिया तो मैंने एक प्लस कर दिया यहाँ पर, ठीक है ना। ऑक्सीजन ने एक और इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लिया
तो कितने नेगेटिव हो गए, एक नेगेटिव 2, मींस ऑक्सीजन ने कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, एक और ले लिया तो मैंने एक और प्लस कर दिया यहाँ पर, मींस ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8 पहले से थे, एक और ये ले लिया 9, एक और ले लिया तो 10। यदि हम टोटल अब इस पे इलेक्ट्रॉन लिखना चाहें तो कितने हो गए यहाँ पर, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर। ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं यहाँ पर, देखो ऑक्सीजन 2 माइनस यहाँ पर, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो फ्लोरीन, फ्लोरीन पर देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यदि हम देखें यहाँ पर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो इसका एटॉमिक नंबर अभी कितना है, जो एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, जो एटॉमिक नंबर वही नंबर ऑफ प्रोटॉन, सिंपल सी बात है यहाँ पर, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की यदि हम बात करें यहाँ पर, तो न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, तो मैंने 9 लिख दिया यहाँ पर, देखो ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब फ्लोरीन कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ले आया तो उस पर देखो नेगेटिव चार्ज आ गया, 9 इलेक्ट्रॉन पहले से ही थे, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लाया तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बताओ ना, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए यहाँ पर फ्लोरीन पे, फ्लोरीन पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये बात आप समझ पाओगे यहाँ पर, ये बात आपको समझ में आ जाएगा ना यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है बात यहाँ पर। अब देखो O2 नेगेटिव के पास 10 इलेक्ट्रॉन, F नेगेटिव के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या कहलाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो मींस सिमिलर, आइसो का मतलब क्या रहेगा, हमेशा जहां भी आइसो टर्म आएगा उसका मतलब सेम, यहाँ पर सिमिलर, क्लियर, सेम इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे आयन जिनके पास सेम इलेक्ट्रॉन्स हो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे वो। तो ऑक्सीजन 2 नेगेटिव एंड F नेगेटिव इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद ईच अदर, ठीक है ना, ये कोई दिक्कत तो नहीं। तो हम पहले एक बार लिख देते हैं यहाँ पर, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आप समझ जाओगे यहाँ पर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस हम एक बार लिख दें यहाँ पर, बहुत ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन आपके सामने बहुत बार आएगा अभी, ये इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे बहुत पूछे जाएंगे। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, देखो O2 माइनस, फिर मैंने कह दिया F माइनस, क्लियर, 8 9 10 यहाँ पर, सोडियम पॉजिटिव, यहाँ पे हम लिखना चाहें तो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना 7 है, तो उसने 3 इलेक्ट्रॉन और ले आया, 10 हो गया यहाँ पर, सोडियम पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, ठीक है ना, और मैं लिख दिया Al3 पॉजिटिव, समझना ध्यान से यहाँ पर। अब हम आप पहले लिख देते हैं यहाँ पर, पहले निकालो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ, पहले हम प्रोटॉन्स लिख देते, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने क्या लिखा देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखते जाएंगे, फिर नीचे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सबके लिखते जाएंगे यहाँ पर, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये क्लियर है। तो मतलब हम पहले क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सभी के प्रोटॉन्स, तो एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, सोडियम का 11, इसका 12, इसका 13, ये एटॉमिक नंबर हैं। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स आप निकालो यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यदि न्यूट्रल होता तो नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते, बट नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन ले आया, 3 इलेक्ट्रॉन और ले आया, तो कितने हो गए 7, और 3 इलेक्ट्रॉन और आ गए तो कितने हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास 10। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन पहले से ही थे जब वो न्यूट्रल था, 2 इलेक्ट्रॉन और वो ले आया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। देखो फ्लोरीन के पास पहले से ही 9 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन वो और ले आया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10 यहाँ पर। सोडियम के पास पहले 11 इलेक्ट्रॉन्स होते थे, 11 ही उसके पास प्रोटॉन्स होते थे, तो वो न्यूट्रल कहलाता था। अब सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 1 कम हो जाएगा, पहले 11 थे, अब कितने बचे यहाँ पर 10, कोई दिक्कत तो नहीं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 था, पहले उस पर 12 प्रोटॉन थे, 12 ही इलेक्ट्रॉन थे,
इसीलिए वो न्यूट्रल था पहले। अब क्या हुआ इस पे क्या हुआ कि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। पहले 12 थे, 2 निकल गए तो कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन बचे, यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 था। जब एल्यूमिनियम न्यूट्रल था तो उसके पास 13 प्रोटॉन थे, 13 इलेक्ट्रॉन थे, इसीलिए वो न्यूट्रल था। अब यहां पर क्या हुआ, एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिए, चले गए 3 इलेक्ट्रॉन यहां से, तो बचे कितने इधर? 10 इलेक्ट्रॉन। मीन्स यहां पर ये सभी आयंस जो हैं वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस हैं। यहां पर जो आयंस लिखे हुए हैं वो सभी आयंस कैसे हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। क्वेश्चन में हो सकता है कोई 2 आपसे कंपेयर करा लें, कोई से भी 2 पूछ लें, कोई से भी 3 पूछ लें, यहां पर क्लियर 4 आपसे पूछ लें, क्लियर 2 आपसे पूछ लें, क्लियर। तो मैंने सबको एक साथ में लिखा हुआ है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस के केस में साइजेस को कंपेयर कैसे करें, ये बात हम केवल आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट सब जगह नहीं लगाना, ये कॉन्सेप्ट सब जगह नहीं लगेगा। यहां पर ये कॉन्सेप्ट कहां लगेगा? केवल और केवल कहां पर? आइसो इलेक्ट्रॉनिक में, यहां पर क्लियर। तो मैंने यहां पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन सब लिख दिए। इन सबको मैंने आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्यों बोला? These ions are called as isoelectronic ions because it contains similar number of same number of electrons. That's why it is called as isoelectronic ions. कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर? अब ध्यान से देखो, आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस में पहले हम चार्ज कैलकुलेट करते हैं। आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस में यदि हम यहां पर न्यूक्लियर चार्ज निकालना चाहें, न्यूक्लियर चार्ज, क्लियर, तो हम बेसिकली क्या लिख देते हैं यहां पर? टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अपॉन टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। मींस मैंने यहां पे क्या लिख दिया? न्यूक्लियर चार्ज निकालना होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बहुत ध्यान से आप देखना यहां पर, ये फॉर्मूला केवल तभी अप्लाई करें जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस हो, सब जगह मत लगा देना। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कंपटीशन में बहुत कॉमनली पूछा जाता है। जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओगे तो उनमें भी ये क्वेश्चन कॉमनली आपसे पूछा जाता रहेगा, ठीक है ना। कभी कभी वहां पर वो 2 आयंस ले लेंगे, हो सकता है 2 आयंस पूछ लें, हो सकता है इनको पूछ लें। यहाँ पर वैल्यू वो अपने मन से लिख दें, तो मुझे पता होना चाहिए साइजेस किनके ज्यादा है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब यदि हम यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या लिख दिया? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर एक और लाइन लिख दे रहे हैं यहाँ पर, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज का कैलकुलेशन। न्यूक्लियर चार्ज हम यहाँ पर निकाल के रख रहे हैं। यहाँ पर देखना ध्यान से, न्यूक्लियर चार्ज कितना बनेगा यहाँ पर? 7/10 यहाँ पर, ये कितना बन जाएगा इधर देखो? 7/10। देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है, तो ये कितना आ गया? 0.7। ये कितना बनेगा? 0.8। यदि हम इसको निकालना चाहें, ये कितना बनेगा? 0.9, ठीक है ना। ये नीचे आप लिखते जाओ यहाँ पर, न्यूक्लियर चार्ज भी हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। ये कितना हो जाएगा? 1.1। ये कितना हो जाएगा? 1.2। ये कितना हो जाएगा? 1.3। अब देखो ध्यान से, न्यूक्लियर चार्ज यदि हमने कैलकुलेट किया N3 माइनस पे, न्यूक्लियर चार्ज आया 0.7, सोडियम पॉजिटिव पे 1.1, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव पे 1.3। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, यदि कोई कहे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस तो साइजेस, न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यदि ये ज्यादा होगा तो साइज कम हो जाएगा, मींस हायर द न्यूक्लियर चार्ज लेसर विल बी साइज। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता चला जा रहा है यहाँ पर,
तो मींस आयोनिक साइज क्या होगा, आयंस का साइज क्या होगा, आयंस का साइज डिक्रीज होता चला जाएगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत कॉमनली पूछा जाता है, आपसे ऑर्डर पूछा जाता है कि न्यूक्लियर चार्जेस के ऑर्डर क्या होंगे। यहाँ पर हो सकता है कोई दो स्पीशीज पूछ ले, यहाँ पे पूछ लेगा बताओ न्यूक्लियर चार्ज इसका कितना है, इसका न्यूक्लियर चार्ज कितना है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में न्यूक्लियर चार्ज यदि हमें कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे निकाल लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना? तो वही बस मैंने यहाँ पे किया, तो इधर कितना आ गया 0.7, क्योंकि 7/10 इतना मैं लिख दिया। ये वैल्यू आया कैसे यहाँ पर, तो हम ऐसा भी लिख सकते थे 7/10 इज इक्वल टू 0.7। ठीक है ना? ये वैल्यू कैसे आया होगा, 11.3 कैसे आया यहाँ पर, तो मैंने क्या लिख दिया 11 प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं 10, कितना आ जाएगा 1.1। ठीक है ना? ये 1.3 कैसे आ गया यहाँ पर देखो, न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू टोटल प्रोटॉन्स 13 अपॉन टोटल इलेक्ट्रॉन्स 10, कितना आ गया 1.3। यहाँ पर न्यूक्लियर चार्जेस यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, तो साइजेस के ऑर्डर क्या होंगे। तो यदि हम यहाँ पर साइजेस के ऑर्डर लिखना चाहें तो साइजेस बेसिकली हम लिखना चाहें तो N3 नेगेटिव सबसे बड़ा, क्यों, क्योंकि उसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम 0.7। इसके बाद ये यहाँ पर ऑर्डर बेसिकली आपने इस टाइप से यहाँ पर ऑर्डर लिख दिया। यहाँ पर ये बात आप समझ जाओगे, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यदि आयंस लिखे यहाँ पर तो सबसे छोटा इनमें कौन है, Al3 पॉजिटिव। इनमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, N3-। ये जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस हो तभी आप इस टाइप से सॉल्व करना। क्लियर? लेकिन ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली इसी फॉर्म में आपसे पूछा जाता है, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आपको ठीक से आना चाहिए। यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो साइज सबसे कम, यहाँ पर ये सबसे छोटा है, मिनिमम साइज है। कोई पूछे यहाँ पर इसका मिनिमम साइज है, मिनिमम आयोनिक साइज है, तो कोई पूछे क्यों, बिकॉज मैक्सिमम न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है ना? ये मैक्सिमम इन साइज है, ये बेसिकली क्या है, इट इज मैक्सिमम इन साइज, आयोनिक साइज में मैक्सिमम है यहाँ पर। कोई पूछे क्यों, कोई पूछे क्यों यहाँ पर, तो क्या लिखोगे, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इज मिनिमम, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज मिनिमम है यहाँ पर, इसीलिए ये बेसिकली क्या है, ये सबसे मैक्सिमम इन साइज है, सबसे बड़ा यहाँ पर है। ठीक है ना? तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलेंगे, जब भी यहाँ पे टेस्ट भी होगा तब भी ये क्वेश्चन कॉमनली आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पर। ठीक है ना? तो इसको बहुत ध्यान से समझ लो यहाँ पर। तो यदि आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस दिए जाएं तो आप न्यूक्लियर चार्ज निकाल लो। न्यूक्लियर चार्ज कैसे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो दोनों में इक्वल ही होंगे क्योंकि वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो जो भी एटॉमिक नंबर है और जो भी यहाँ पे दिया हुआ है एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना? तो न्यूक्लियर चार्ज यदि ज्यादा आएगा तो हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो साइज कम। ठीक है ना? ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको आप बहुत ध्यान से समझो। यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। तो ये मैंने बात कर लिया यहाँ पर आयनिक रेडियस में, आयनिक रेडियस के लिए मैंने बात किया यहाँ पर। अब हम यहाँ पर देखेंगे आफ्टर आयोनिक रेडियस, आफ्टर आयोनिक रेडियस अब हमें आप बात करना चाहेंगे कोवलेंट रेडियस। नेक्स्ट आप देखो कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट रेडियस यहां पर कैसे देखो, कोवलेंट रेडियाई, कोवलेंट रेडियस का मतलब क्या है, ध्यान से देखो। जब एटम कंबाइंड फॉर्म में हो, when atoms are in the combined form, then concept of covalent radii should be applied. Means जब एटम ने कोवलेंट बॉन्ड बनाया हो तब आप कोवलेंट रेडियाई का कॉन्सेप्ट लगाओ।
मींस जब एटम ने कोवलेंट बॉन्ड बना लिया हो तब आप कोवलेंट रेडियाई का कॉन्सेप्ट लगाओ यहां पर, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, जब एटम कंबाइंड फॉर्म में है, जब एटम कंबाइंड फॉर्म में है मींस एटम ने कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता था? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर। इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसमें होता था वो आयनिक बॉन्ड बनाते थे। मींस जिनमें कैटाइन और एनाइन हो उनमें क्या बनता है? आयनिक बॉन्ड। जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग होती हो उन्हें हम क्या कहते थे? कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पर उनमें कोवलेंट बॉन्ड बनता था, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर कोवलेंट रेडियस यदि हम कहें, इट इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 2। मीन्स कोवलेंट रेडियस इज इक्वल टू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस divided by 2 means it is half of IND. Covalent radius is half of IND means it is half of internuclear distance. Covalent radius means it is half of internuclear distance. देखो ध्यान से यहाँ पर, जैसे एक हाइड्रोजन एटम था यहाँ पर, ठीक है ना। ये एक और मैंने हाइड्रोजन एटम ले लिया, क्लियर। अब दोनों बेसिकली क्या हुए? दोनों ने मींस क्या बनाया? कोवलेंट बॉन्ड बनाया। यहाँ पर इनके बीच में क्या हुआ? कोवलेंट बॉन्ड बना, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था। तो ये बेसिकली ये हाइड्रोजन का एटम था, देखो ध्यान से, ये हाइड्रोजन का एटम था, ये भी हाइड्रोजन का एटम था। अब ये दोनों बेसिकली एक दूसरे में मर्ज हो गए यहाँ पर, मींस इन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया। तो मैंने इस टाइप से यहाँ पर लिख दिया। अब देखना ध्यान से, यहाँ पर इसका न्यूक्लियस ये था, यहाँ पर इसका न्यूक्लियस यहाँ पर ये था। तो कोवलेंट रेडियस और ये दो इलेक्ट्रॉन जो, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ये दो इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन ये दो इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के भी यहाँ पर इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई। मींस इस हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया, इस हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया, तो इसके पास भी दो हो गए, इसके पास भी दो हो गए, ठीक है ना। अब कोवलेंट रेडियस क्या है? इट इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इट इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है इट इज कॉल्ड एज कोवलेंट रेडियाई, इट इज कॉल्ड एज कोवलेंट रेडियाई। इसको हम हाफ कर दें यहाँ पर, तो यदि इसको हाफ किया जाए यहाँ पर, तो देखो ध्यान से, देखो ये मैंने हाफ कर दिया। तो कोई आपसे पूछे यहाँ पर कोवलेंट रेडियस, इट इज हाफ ऑफ दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड एज कोवलेंट रेडियाई। कोवलेंट रेडियाई मींस हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ये बेसिकली यहां से यहां तक। अब एक बात समझो ध्यान से, कोई पूछे एटॉमिक रेडियस कहां से कहां तक है? देखो एटॉमिक रेडियस यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस है। अब कोई पूछे इसकी कोवलेंट रेडियस यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, देखना ध्यान से, यहां पर यहां से यहां तक का डिस्टेंस, या हम कहें इसके लिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस। बात समझे आप? यहां पर कोई आपसे पूछ ले एटॉमिक रेडियस बड़ा होता है कि कोवलेंट रेडियस, समझो ध्यान से, यहां पर एटॉमिक रेडियस यहां से यहां तक का डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस है, ठीक है ना। ये इसके लिए हम बात कर रहे हैं, या हम इसके लिए बात कर रहे हैं, इसका एटॉमिक रेडियस यहां से यहां तक, ये इसका एटॉमिक रेडियस है, या हम कहें यहां से यहां तक एटॉमिक रेडियस है, इसका यहां से यहां तक एटॉमिक रेडियस है। बट कोवलेंट रेडियस क्या है? इसका कोवलेंट रेडियस यहां से यहां तक ही है, बस यहां तक नहीं पहुंचा यहां पर, क्लियर। ये कुछ पार्ट बेसिकली क्या हो गया, इस टाइप से मर्ज हो गया यहां पर, वो क्लियर, इस टाइप से मर्ज हो गया यहां पर, तो कुछ पार्ट ओवरलैपिंग में चला गया यहां पर, ठीक है ना। ये दोनों ही एटम क्या हो गए, एक दूसरे में मर्ज हो गए यहां पर, वो ओवरलैपिंग कहलाती है यहां पर, ठीक है ना।
तो यदि हम कहना चाहें कोवलेंट रेडियस मीन्स इट इज हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड एज कोवलेंट रेडियस। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर है। अब हम यहाँ पर बेसिकली कोई पूछे यहाँ पर एटॉमिक रेडियस और कोवलेंट रेडियस में बड़ा कौन होगा यहाँ पर, तो एटॉमिक रेडियस इज ग्रेटर देन कोवलेंट रेडियस, ये पॉइंट भी आप देख लेना यहाँ पर, एटॉमिक रेडियस इज ग्रेटर देन कोवलेंट रेडियस। ठीक है ना, ये बात आप समझ जाओगे। कोवलेंट रेडियस कब कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जब एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाएंगे या एटम कंबाइन करके कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे, तभी ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया जाए। क्लियर, अकेले एटम में तो एटॉमिक रेडियस का कॉन्सेप्ट आएगा वो। ठीक है ना, मींस एटॉमिक रेडियस जो हमने कैलकुलेट किए हैं विद द हेल्प ऑफ कोवलेंट रेडियस ही किए हैं। एटॉमिक रेडियस इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ कोवलेंट रेडियस। कोई दिक्कत तो नहीं, ये बात आपको समझ आ जाएगा यहाँ पर। तो ये बात हो गई यहाँ पर कोवलेंट रेडियस की। ठीक है ना, नेक्स्ट अब हम एक और बात कर लेते हैं वान डेर वाल रेडियस की। ठीक है ना, एक और आप हेडिंग लिख दो यहाँ पर वान डेर वाल रेडियस, वान डेर वाल रेडियस, वान डेर वाल रेडियाई या हम कहें वान डेर वाल रेडियस, वान डेर वाल रेडियस, वान डेर वाल रेडियस, वान डेर वाल रेडियस या वान डेर वाल रेडियाई। ठीक है ना, देखो ध्यान से यहां पर वान डेर वाल रेडियस यहां पर कैसा है, ये वान डेर वाल एक टर्म कहां से आया। वान डेर वाल एक्चुअली एक साइंटिस्ट का नाम है और बहुत ही टिपिकल टाइप के साइंटिस्ट हैं। इन्होंने बेसिकली घर पे बैठ के ही पूरा गैसियस स्टेट पढ़ लिया था, पूरा गैसियस स्टेट के इमेजिनेशन, गैसेस कैसे मूव करते हैं, कैसे कोलाइड करते हैं, किस टाइप से प्रेशर एक्सर्ट होता है, बहुत सी बातों का डिटर्मिनेशन इन्होंने बता दिया था यहाँ पर। मींस गैसेस के रिगार्डिंग इनकी बहुत ज्यादा स्टडी है। क्लियर, तो वान डेर वाल ये साइंटिस्ट का ही नाम है यहाँ पर, इन्होंने गैसेस में ही बात किया हुआ है। क्लियर, ध्यान से समझो यहाँ पर। यदि हम गैसेस की बात करें यहाँ पर तो गैसेस में क्या होगा, गैसेस में यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये मान के चलो ये गैस का एटम यहाँ पर, ये भी यहाँ पर एक गैस का एटम है। ठीक है ना, इस टाइप से गैसियस एटम हमने ले लिए। अब ध्यान से देखो, दो गैसियस एटम कभी भी एक दूसरे को टच नहीं कर सकते। मींस गैसियस एटम नेवर टच ईच अदर। यदि गैसियस एटम यहाँ पे एक दूसरे से टच कर रहे होते यहाँ पर, तो यहाँ पर जो गैस के मूवमेंट हैं, जो गैस के एटम जो हैं वो बेसिकली कोलाइड कर रहे होते, उनमें बेसिकली क्या हो रहा होता है, उनमें यहाँ पर वो टकराते यहाँ पर तो आवाज आती उनमें। ठीक है ना, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, तो गैसियस एटम कभी टच नहीं करते यहाँ पर, बट इनमें बहुत माइनर इंटरेक्शन है, बहुत माइनर अट्रैक्शन है, बहुत माइनर इंटरेक्शन होता है इनमें यहाँ पर। तो इनका इंटरेक्शन बेसिकली यहाँ पर बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, तो एक एटम मान के चलो इंटरेक्शन में यहाँ पर इस टाइप से आए, ये दो गैसियस एटम है यहाँ पर, इनके बीच में एक बहुत माइनर इंटरेक्शन आया, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, तभी हम यहाँ पर वान डेर वाल रेडियस डिफाइन करते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, वान डेर वाल रेडियस। तो इस एटम का न्यूक्लियस मान के चलो यहाँ पर ये है, इस एटम का न्यूक्लियस यहाँ पर ये है। ठीक है ना, दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इट इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस इज कॉल्ड एज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है ना, तो यहाँ पर बेसिकली मैंने क्या किया, वान डेर वाल रेडियस को यदि हम डिफाइन करना चाहें, इट इज हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इट इज हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। फॉर्मूला तो वही है यहाँ पर देखो,
जो कोवलेंट रेडियस में था वही वान डेर वाल रेडियस में हुआ। बट यहाँ पे देखो थोड़ा डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर आपको इस टाइप का डिफरेंस, यहाँ पर ये बीच में बेसिकली यहाँ पर जैसे इसका एटॉमिक रेडियस यहाँ से यहाँ तक है, बट वान डेर वाल रेडियस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वान डेर वाल रेडियस कहलाता है। क्यों? क्योंकि दो एटम कभी टच नहीं कर सकते यहाँ पर, मींस गैसियस एटम के बीच में कभी भी एक दूसरे को फिजिकली टच कभी नहीं करते, यहाँ पर रैंडमली मूव करते हैं बट कभी कोलाइड नहीं करते। कोलाइड करते यहाँ पर तो गैसेस के कोलिजन की आवाज आती है यहाँ पर कि गैसेस के एटम टकरा गए यहाँ पर, बट ऐसा कभी होता ही नहीं यहाँ पर। तो इसीलिए दो एटम के बीच में बहुत माइनर अट्रैक्शन हुआ यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। तो मैंने कहा वान डेर वाल रेडियस इज अ हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ये था, इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो IND/2 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज वान डेर वाल रेडियस। अब कोई यहाँ पर आपसे पूछ ले कि बताओ एटॉमिक रेडियस, क्लियर? फिर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया कोवलेंट रेडियस, फिर एटॉमिक रेडियस और वान डेर वाल रेडियस। एटॉमिक रेडियस कोई पूछे कहां से कहां तक, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। और कोवलेंट रेडियस जब एटम आपस में मर्ज हो जाते थे, आपस में अटैच हो जाते थे, आपस में मिक्सअप हो जाते थे, तब जो रेडियस आता था वो कोवलेंट रेडियस। तो कोवलेंट रेडियस एटॉमिक रेडियस से कम था। बट वान डेर वाल रेडियस देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस वान डेर वाल रेडियस है, जबकि एटॉमिक रेडियस यहां से यहां तक का डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस है। बट यहां से यहां तक का डिस्टेंस वान डेर वाल रेडियस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस वान डेर वाल रेडियस। तो सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर? वान डेर वाल रेडियस। मीन्स ये ऑर्डर आपको ध्यान में रखना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है ये। इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आपसे हाइपोथेटिकली पूछ लिए जाते हैं। बट हम डिफाइन करना चाहें तो वान डेर वाल रेडियस कैसे डिफाइन करें? इट इज हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इट इज हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी यहाँ तक। ये डिफरेंट टाइप के रेडियस, कोई से भी रेडियस हो, लेफ्ट टू राइट क्या होंगे? कम होते जाएंगे, टॉप टू बॉटम बढ़ते जाएंगे। कोई भी साइजेस हो, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होते जाते हैं और लेफ्ट टू राइट कम होते जाते हैं। मींस अलोंग द पीरियड डिक्रीजेस, अलोंग द ग्रुप्स इंक्रीजेस। कोई दिक्कत तो नहीं। न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली इनको डिक्रीज करता है, जबकि स्क्रीनिंग इफेक्ट इनको बढ़ाता है। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा यहाँ तक? अच्छा, आप लोगों को बेटा अभी ये बेसिक सभी चलते रहेंगे। अब इसके साथ साथ ही हम एक पूरा एक चैप्टर अब डिस्कस करना चाह रहे हैं। अब स्टार्टिंग में अपने चैप्टर जो हैं कौन कौन से बहुत बेसिक चैप्टर हैं, एक इसके बाद हम एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है उसमें जो बेसिक्स आने वाले हैं वो अपन ऑलमोस्ट डिस्कस अभी किए हैं। क्लियर? तो आगे चल के अब हम पूरा एक चैप्टर डिस्कस करना चाह रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो उसमें बेसिकली क्या होगा, हम आपको जो है उसके जो प्रैक्टिस सीट आपको मिलने लगेंगे, यहाँ पर डिटेल्ड डिस्कशन उसका रहेगा, उस पर बेस्ड लगभग 2-3 हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे यहाँ पर, और एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर हम एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्लियर? अभी हम ये बेसिक चैप्टर पढ़ते जा रहे थे, अभी लगभग इस पर 10 to 12 लेक्चर्स होने को आए यहाँ पर, ये बेसिक लेक्चर्स। और आप लोगों के अभी जो 11th क्लास के बेसिक लेक्चर जो हैं वो किस फॉर्मेट में हैं? इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, इसी टॉपिक के अंदर आपको जो है 10-12 लेक्चर्स डले हुए हैं। ठीक है ना? उनको आप सभी को एक बार और देखो, तो हो सकता है मंडे से हम एक नया चैप्टर, डिटेल्ड चैप्टर हम स्टार्ट करें। इसके लिए आप लोगों को एक बढ़िया अच्छा सा एक रजिस्टर बनाना है, पूरा एक अच्छा सा रजिस्टर बनाना है। उसमें आपको साथ साथ में ये नोट लिखने होंगे। नोट्स आपको बनाने भी हैं। सबसे अच्छे नोट्स जो होते हैं वो हैंड रिटन नोट्स हैं। क्लियर? यदि किसी बच्चे को अपने पास बहुत से इंस्टीट्यूट के नोट्स भी हैं, जैसे रेजोनेंस के नोट्स अपने पास अवेलेबल हैं, वाइब्रेंट एकेडमी कोटा इनके नोट्स भी अवेलेबल हैं, एलन इंस्टीट्यूट के भी नोट्स अवेलेबल हैं, तो कोई बच्चा चाहे
तो जेरोक्स ले सकता है। अभी हम आपको लेकिन उसके क्वेश्चंस जो हैं वो हम यहाँ पे सॉल्व कराते चलेंगे। कुछ क्वेश्चन एज सच हम आपको फोटो खींच के डाल देंगे तो आप सॉल्व करते जाओगे, ठीक है ना। वाइब्रेंट एकेडमी के भी और इनके रेजोनेंस के भी और एलन के भी यहाँ पर, ठीक है ना, जिससे आपका प्रैक्टिस साथ साथ में चलता जाएगा। और कुछ प्रैक्टिस सीट हम आपको जो है, जो सिलेक्टिव क्वेश्चंस है वो हम आपको देते चलेंगे। तो हो सकता है मंडे से हम आपका एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करें, पूरा ही हम चैप्टर डिस्कस करना चाह रहे हैं। इसके बाद हमें जो कॉन्सेप्ट लेने थे वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के ही लेने हैं, तो हम वो एक बार पूरा चैप्टर ही डिस्कस कर लें यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब आप जो है एक माइंड सेट बना लो रेगुलर पढ़ने का यहाँ पर, ठीक है ना। बट साथ साथ में हम उसके बेसिक्स भी बताते चलेंगे और जो भी बेसिक्स आएंगे उनका भी डिस्कशन करते चलेंगे, ठीक है ना बेटा। अच्छा, और इसके साथ साथ में कुछ बच्चों के अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं, क्लियर, तो वो रजिस्ट्रेशन सभी बच्चों को कराने होंगे। तो आप लोग अपने घर पे ये बात बता देना, हमारे साइड से कॉल भी आएगा आपके पेरेंट्स को, तो आप अपने पेरेंट्स को बता भी देना कि अब परमानेंट आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, क्लियर। बहुत से बच्चों के रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी पहले हो गए थे, जो अभी बाद में जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है उनके रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं हुए हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ठीक है ना बेटा। मंडे से हम एक पूरा एक चैप्टर ही डिस्कस करना चाहते हैं। और कोई भी आपको डाउट आया करे, मीन्स जब हम आपको ये लेक्चर, अभी मैंने जैसे मॉर्निंग में ये लेक्चर हम तैयार करते हैं, इवनिंग में ये लेक्चर अपलोड करते हैं, तो जब 7 to 8 ये लेक्चर हम अपलोड करते हैं उस समय हम आपके कॉल का वेट करते हैं। कोई बच्चे को यदि डाउट आए तो वीडियो देखते समय आप उसको पॉज कर दो और डायरेक्टली मुझे आप कॉल करो। हम उस समय आप लोगों के लिए ही बैठे होते हैं कि बहुत से बच्चों कॉल आते भी हैं, तो 7 to 8 आप ऐसे समझो कि हम उसको लाइव क्लास बनाना चाहते हैं। वीडियो आपके सामने होता है लेकिन हम उस समय आपके लिए ही फ्री होते हैं कि 7 to 8 में कोई बच्चे कॉल आएगा तो हम उसको डायरेक्टली वहाँ पे वही बातें समझाएंगे। तो आप ऐसे समझो ये लेक्चर एक टाइप से लाइव लेक्चर हो गया आपके लिए। 7 to 8 आप एक फोन पे देख रहे होते हो, दूसरे फोन से आप मुझे डायरेक्टली कॉल करते जाओ लेक्चर पॉज करके यहाँ पर, क्लियर। और कोई सिस्टम जो है लाइव के, जैसे जूम ऐप भी है, तो उनमें बेसिकली कनेक्टिविटी की बहुत दिक्कत आती है। मैंने और बच्चों के साथ इसको पहले करके देखा था, लेकिन यही सबसे सुटेबल ऑप्शन है जो बच्चा अच्छे से फ्रीली जब उसका माइंड सेट करता है तब वो अच्छे से देख सके, वो जब उसका फुली कंसंट्रेशन हो तब वो अच्छे से देख सके। और मैंने आपको टाइम पहले बताया हुआ है 7 to 8, तो आप उस समय ही आप ये लेक्चर देखो 7 to 8 में। और भी कोई दिक्कत आती है तो आप कभी भी हमें आप कॉल करके पूछ सकते हो कि सर इसमें ये पॉइंट हमें क्लियर नहीं हुआ, ठीक है ना। ये तो आप यही समझो कि ये लेक्चर आपके लिए लाइव है और भी उसके अदर बेनिफिट भी है, ठीक है ना बेटा। ओके, थैंक यू।